So we'll start with current affairs. This our first topic is a GI tag, and its full form is Geographical Indication Tag. And definitely आप सब लोगों को पता हो what is this Geographical Indication Tag. तो इसको डिटेल में देखेंगे because कुछ past few years से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं Geographical Indication से. Okay. So इसको A to Z हम आज read करेंगे. What is this GI tag and how it is different from the trademark. Okay. And what are the recently GI tag that was given to various goods in India. Okay, so we'll see all these things. So a GI tag or geographical indication tag is a name or sign used on products which corresponds to a specific geographical location or origin, a town, region or country. The use of a geographical indication of shores acts as a certification that the product possesses certain qualities, is made according to traditional methods, or enjoys a certain reputation due to its geographical origin. इसका मतलब क्या है? ये जो GI टैग दिया जाता है, first of all, ये किसी particular area में, this area could be a small town, small village, it could be a district, it could be a state, it could be a country. Okay, तो ये region कितना ही बड़ा या छोटा हो सकता है. Okay, उस particular region की कोई मान लो community वो बहुत ज्यादा फेमस है, ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब पास्ट को बहुत सालों से उस चीज को यूज कर रहे हैं वहां पे. एंड दैट प्रोडक्ट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुड्स के लिए अप्लाई होता है, नॉट फॉर सर्विसेज. तो ये जीआई टैग दिया जाता है सिर्फ गुड्स के लिए, नॉट फॉर सर्विसेज. और आगे जाके हम डिफरेंस पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जीआई टैग. तो हम उसमें देखेंगे कि दिस ट्रेडमार्क इज गिवन फॉर सर्विसेज आल्सो. ट्रेडमार्क गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए दिया जाता है. ओके, बट जीआई टैग इज गिवन ओनली फॉर गुड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. Now this GI tag is given to a region. एक region में दिया जाता है कि that region would be, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं दार्जिलिंग टी. Okay, दार्जिलिंग is a region. Okay, as we know, दार्जिलिंग is a district also in West Bengal. तो जो दार्जिलिंग टी है वो काफी फेमस है, ट्रेडिशनली काफी उसको यूज करते आ रहे हैं दार्जिलिंग टी को, and that is why this दार्जिलिंग टी was given geographical indication tag. Okay, so this GI tag एक काइंड ऑफ ये आईपीआर में आता है. ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये एक तरह का. ओके, आईपीआर में आता है ये जीआई टैग. एंड इट इज गिवन टू कलेक्टिवली. ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया जाता, उस रीजन के जितने भी लोग, जितने मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लो बीकानेर भुजिया. ओके, मान लो पर्टिकुलर भुजिया फेमस है, तो वो बीकानेर के जितने मैन्युफैक्चरर सबको जीआई टैग मिलेगा. ओके, बीकानेर भुजिया के नाम से. तो दिस इज द बेसिकली जीआई टैग. ओके, ऑब्वियसली दिया इसलिए आता है कि ताकि वो चीज रिकॉग्नाइज्ड हो सके कि वो चीज वहां की है. बिकॉज होता क्या कि जैसे कि रसगुल्ला सब जगह बनने लग गया. रसगुल्ला वेस्ट बंगाल में बनता है और बीकानेर में बनता है, एवरीवेयर ओडिशा में बनता है, रसगुल्ला हर जगह बनता है. ओके, तो हम लोग को नहीं पता कि रसगुल्ला ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, इसका ओरिजिन कहाँ है रियली में रसगुल्ला का. तो ये हम लोग भूल चुके हैं रसगुल्ला का ओरिजिन का है. इसलिए बेसिकली टू प्रोटेक्ट दैट रीजन, उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से जीआई टैग दिया जाता है, ताकि वहां के लोग जहां से चीज ओरिजिनेट हुई है या जहां पर वो चीज फेमस है, ओके, वहां से वो चीज आई है, तो वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं आगे. सो नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स. किस तरह की गुड्स के लिए जीआई टैग दिया जा सकता है? वन इज नेचुरल. It could be a natural fruit, it could be anything that is natural. कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट या गुड्स हो सकता है. It could be agricultural product, it could be manufactured. Manufactured में handicrafts भी आ जाता है. Okay, for any other manufactured product, okay, which is traditionally manufactured. जो भी रिसेंटली मैन्युफैक्चर हुआ है वो फिर ट्रेडमार्क में आएगा. जो ट्रेडिशनली जो उनको बेसिकली जो उनके एंसेस्टर्स हैं, जो उनको पूर्वज है, उन्होंने जिन्होंने ये चीज बनाते आ रहे हैं वहां उस एरिया के, तो उनके लिए बेसिकली जीआई टैग मिलता है. ओके, मान लो कोई नई चीज बनती है, कोई नया इन्वेंशन होता है, पर्टिकुलर मान लो 3D प्रिंटर्स बने, तो 3D प्रिंटर्स जीआई टैग में नहीं आएंगे. ओके, 3D प्रिंटर्स के लिए फिर वो ट्रेडमार्क यूज होगा. सो बोथ ट्रेडमार्क एंड जीआई आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बिकॉज नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडमार्क एंड जीआई. सो आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडमार्क एंड जीआई.
So both trademark and GI, first of all, this is similarity that both trademark and GI are IPRs. Okay. Now trademark is used for both for goods and services, and GI tag is only used for goods. ये सिर्फ commodities के लिए यूज होता है, goods के लिए यूज होता है GI. Second, trademark identifies a service or good originating from a certain producer. Okay. तो ये कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, तो सिर्फ उसको बेसिकली ये ट्रेडमार्क मिलता है. ठीक है. सो एक तरह से इंडिविजुअलिस्टिक है ये. एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल कंपनी के सिंगल एंटिटी को मिलता है ये ट्रेडमार्क. बट जो जीआई है ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को मिलता है, ये एक रीजन को मिलता है, फ्रॉम वेयर द गुड्स ओरिजिनेट्स. तो एक तरह से ये कलेक्टिव प्रोटेक्शन है. उस एरिया के जितने भी लोग हैं उन सबको ये प्रोटेक्शन मिल गई एक तरह से. बट दिस ट्रेडमार्क इज ए इंडिविजुअलिस्टिक. So a trademark registration is usually filed by a single business entity or individual. Although GI is granted, so GI is granted to a group of manufacturers who belong to a particular location where the good was first originated. So ये एक group को basically protection देता है, group of people that are residing in that particular region from where this GI good belongs. And next, a trademark can be a word, letter, numeral, a combination of numerals and letters, hologram, sound, smell, an abbreviation, a name or a device. Trademark में सारी चीजें आ जाती हैं. But in GI, only these things are included: names or symbols. या तो नाम होगा जैसे दार्जिलिंग टी बोलते हैं हम लोग, या फिर सिंबल corresponding to a particular region or place. So only these two things comes under GI. But in trademark there are various options. You can make a trademark of sound, you can make a trademark of hologram. Now this trademark is used for newly formed products. But this GI tag is used for traditional products, which has been used since our used by our ancestors. And this trademark is governed by Indian Trademarks Act 1999. But this geographical indication tag is governed by Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. तो ये टैग इस एक्ट के अंदर आता है, बट ट्रेडमार्क इसके लिए ये एक्ट है. ओके. नाउ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू जीआई प्रोडक्ट्स. सो व्हाट इज द बेनिफिट? यदि कोई जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है, उसका बेनिफिट क्या है, विल सी. सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट enables those who have the right to use the indication to prevent its use by a third party whose product does not conform to the applicable standards. ओके. तो ये जैसे किसी को ये रीजन को मान लो दार्जिलिंग टी को, एक टी का दार्जिलिंग टी का मिल गया बेसिकली. ओके. जीआई इंडिकेशन. तो कोई दूसरी जगह पे मान लो कोई साउथ इंडिया में या दूसरी जगह में या आसाम में, वो लोग फिर दार्जिलिंग टी को यूज नहीं कर सकते एज ए टैग. ओके. दार्जिलिंग टी को यूज नहीं कर सकते. दार्जिलिंग टी सिर्फ उस एरिया के लिए फिर वो जीआई टैग यूज हो सकता है. ओके. दैट इज द प्रोटेक्शन. ओके. तो यदि मान लो किसी फॉरेनर को मान लो दार्जिलिंग टी चाहिए, ओके, उस नाम की दार्जिलिंग टी चाहिए, तो फिर वो दार्जिलिंग वहीं से उस एरिया से लेनी पड़ेगी उसको. बिकॉज यदि कोई दूसरा वैसे ऐसा मना नहीं है कि दूसरा कोई वैसी टी बना सकता है, सेम दार्जिलिंग टी के सीड यूज करके सेम वैसी बना सकता है. तो ये कॉपीराइट की तरह इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई पर्सन उसको कॉपी नहीं कर सकता. आप कॉपी कर सकते हो, आप वैसा बना सकते हो प्रोडक्ट, बट यू कैन नॉट यूज दैट टैग. ओके. तो ये आप लोग को याद रखना है.
that it doesn't prevent others to form the same product, okay, but it prevents to use the same name, okay. ये याद रखना, ये आगे यहाँ पर आएगा भी, मैंने इसको लिखा हुआ है. For example, Darjeeling geographical indication is protected. Producers of Darjeeling tea can exclude use of term Darjeeling for tea not grown in their tea garden or not produced according to their standards set out in code of practice for the geographical indication. तो दार्जिलिंग टी वाले दूसरों को मना कर सकते हैं कि आप लोग ये टैग नहीं यूज कर सकते if it doesn't belong to that region and doesn't have the same standards. Okay. However, a protected geographical indication does not enable the holder to prevent someone from making a product using the same technique as those set out in the standards of that indication. Okay. तो ये उसको बनाने में मतलब मना नहीं करते कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना नहीं सकते. ओके, सो देयर इज ए नो रिस्ट्रिक्शन. आप दूसरे कोई रीजन का भी पर्सन वो वैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं. रसगुल्ला बनता है, सब जगह बनता है ऑब्वियसली, बट you cannot use the same name. That is the protection. Okay. So ये एक मान लो एग्जाम में कुछ मेंस में क्वेश्चन आया था, फर्ज करो ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन में कुछ डिफरेंस पूछता है और इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वहां पर ये भी लिखना है कि दिस ट्रेडमार्क या कुछ स्टेटमेंट में भी ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए मेंस में. तो ट्रेडमार्क्स आर इन ए नेगेटिव इन नेचर व्हाइल जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर पॉजिटिव इन नेचर. जैसे कि हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड डीपीएसपीज आर पॉजिटिव इन नेचर. तो उस सेंस में उस टाइम जब यही इसी सेंस में बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी चीज को रोकते हैं कि आपको ये चीज बेसिकली वो किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स कि आप फिर ब्रीच नहीं हो सकते, प्रिवेंट करते हैं. बट जो डीपीएसपीज होते थे वो प्रमोट करते हैं कि स्टेट को ये काम करना है. ओके, दैट इज व्हाई दिस डीपीएसपीज वर पॉजिटिव इन नेचर. इसी तरह से ट्रेडमार्क्स आर इन नेगेटिव इन नेचर. ये रोकते हैं कि दूसरा कोई ये यूज नहीं कर सकता, दूसरा ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता इस तरह से. बट दिस geographical indication are positive in nature because it doesn't prevent others to form the same product. It just किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं. ओके, जो रीजन की कुछ काफी सालों से वो चीज को मेहनत से यूज बना रहे हैं, सिर्फ उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, बट इट डजंट प्रिवेंट अदर्स टू फॉर्म द सेम प्रोडक्ट. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. नाउ हाउ आर जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट्स एनफोर्स्ड? ये कैसे एनफोर्स होते हैं? हाउ आर दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट्स एनफोर्स्ड? So like all IPRs, GI are enforced by the application of national legislation, typically in a court of law. तो आप लोगों को यदि पता हो तो कि जो भी IPRs हैं, whether it's patents, copyrights, whether it's trademarks or trade rights, okay. So जो भी basically जितने भी ये IPRs हैं, okay. In fact कुछ मटेरियल भी तैयार किया था मैंने IPRs का, वो भी हमारे ऑफिस वाले सिस्टम में पड़ा है. ओके, तो आई विल ट्राई टू एक्सेस दैट मटेरियल, तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं. तो ये जितने भी आईपीआरस हैं, ओके, तो इनको प्रोटेक्ट बेसिकली ये प्रोटेक्ट कैसे होते हैं? नेशनल लेजिस्लेशन से. जैसे हमने देखा भी ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क का एक्ट बना हुआ है 1999 का. इस तरह से जीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई का एक्ट बना हुआ है 1999 का. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस आईपीआरस आर प्रोटेक्टेड बाय द नेशनल लेजिस्लेशन. जैसे कि फर्ज करो कि मान लो यूएसए से कोई कंपनी आती है इंडिया में, उसने फर्ज करो कि यूएसए में पेटेंट करवा रखे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो जो यूएसए में पेटेंट करवाया उसने यहाँ पर इंडिया में वैलिड नहीं होगा. इंडिया में आके अगेन उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाना होगा उसको, आके तभी यहाँ पर वैलिड होगा. ओके, दैट इज व्हाई इट इज प्रोटेक्टेड बाय द नेशनल लेजिस्लेशन. ये बात याद रखनी है आप लोगों को. ये इशू होता भी है बिकॉज जो फॉरेन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनका इशू यही रहता है कि इंडिया में जो वो लोग इतनी मेहनत से दवाई बनाते हैं उसका फिर जेनेरिक वर्जन निकाल देती है इंडियन कंपनीज. ओके, बिकॉज इंडिया के पेटेंट्स लॉ कुछ इस तरह से. इसीलिए आईपीआर इश्यूज हमेशा डब्ल्यूटीओ में डिस्कस होते हैं. आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, ट्रिप्स. ओके, आप लोगों को शायद पता होगा. So the National IP Office grants GI tag.
At international level, it is governed by WTO's agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, TRIPS, जिसके हम लोग अभी बात कर रहे हैं। जितने भी IPRs हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होते हैं। तो WTO के अंदर ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन दिस ट्रिप्स, तो उसके अंदर आते हैं। यदि मान लो कोई इशू होता है, मान लो यूएसए की कंपनी को बेसिकली कोई प्रॉब्लम होती है कि यदि जो इंडिया में कंपनीज बना रही है गलत बना रही है, ओके, हमारा कॉपीराइट ले लिए या पेटेंट हमारा ले लिए, तो फिर वो किसको अप्रोच करेंगे? WTO। और वो किस एग्रीमेंट को दिखाएंगे? कि ट्रिप्स को। ओके, और इस ट्रिप्स में फिर वो उस बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बेस पे फिर इसकी बेसिकली एक तरह से एडजुडिकेशन, जो बेसिकली प्रोसेस है, एडजुडिकेशन का मतलब कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के लिए, IPR से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए दो कंट्रीज को WTO के पास जाना पड़ता है। In India, Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 is a governing body that administered by Controller General of Patents, Design and Trademarks. तो ये जो एक इंस्टीट्यूशन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, तो ये ट्रेडमार्क्स को भी इंप्लीमेंट करता है और ये एक तरह से रजिस्ट्रार की तरह भी काम करता है ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो सेम पर्सन ये ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करता है और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को भी इंप्लीमेंट करता है। So on one side he acts as a controller of trademark designs and patents, on the other side he acts as a registrar of geographical indications. So this act came into force from 15 September 2003. Okay, तो GI जो एक्ट है ये 15 सितंबर 2003 के बाद से इंप्लीमेंट हुआ है। Now we'll see GI tag given recently. तो लास्ट 1 ईयर में जितने भी GI टैग मिले मैंने सब कलेक्ट करने की कोशिश की है। ओके, तो इफ आई मिस्ड एनी तो आप लोग देख लेना। ओके, मे बी यू हैव फॉर्मड योर नोट्स आल्सो। इसको देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल GI टैग्स दैट वर गिवन आफ्टर अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 के बाद जितने भी GI टैग दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। एंड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज द दार्जिलिंग ग्रीन टी एंड दार्जिलिंग व्हाइट टी, इसको GI टैग मिला। इससे पहले दार्जिलिंग टी को मिला हुआ था, पर दैट वाज दार्जिलिंग ब्लैक टी। पहले जो GI टैग मिला था वो दार्जिलिंग ब्लैक टी को मिला था, और अभी जो GI टैग मिला है रिसेंटली, दैट आई मीन लास्ट ईयर, दैट वाज टू दार्जिलिंग ग्रीन टी एंड दार्जिलिंग व्हाइट टी। First of all, second, Palani Panchamratam. This Panchamrat, yes, this is correct pronunciation. तो ये पलनी पंचामृत है, तो ऑब्वियसली पंचामृत से पता लग रहा है कि कुछ इसी तरह का प्रसाद है ये। ओके, पंचामृत हम समझते हैं कि व्हाट इज पंचामृत। So this is used in religious offering in Palani town of Tamil Nadu. So Palani एक तमिलनाडु में एक टाउन है, वहां पर ये पंचामृत बांटा जाता है, ये प्रसाद दिया जाता है। ओके, तो उसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट इज तलोलोपुआन एंड मिजो पुआंचे। ओके, तो ये दो चीजों को भी GI टैग मिला है, और ये दोनों मिजोरम से बिलोंग करती है, और दोनों फैब्रिक है। ओके, एक काइंड ऑफ टेक्सटाइल है, फैब्रिक है। एक तरह के शॉल होते हैं, शॉल या चादर मान सकते हो आप लोग। ओके, दोनों एक तरह से शॉल है, कलरफुल होते हैं एंड वेरी फाइन क्वालिटी फैब्रिक। ओके, इनफैक्ट लास्ट ईयर 5 मिजोरम के शॉल को मिला, 3 शॉल अभी आगे आएंगे। ओके, तो उनमें से 2 शॉल मिजोरम की ये है, तलोलोपुआन एंड मिजो पुआंचे। उसको याद रखना आप लोगों ने। And next is Tirur Betel wine, cultivated in
Malappuram district of Kerala is valued for its medical and cultural usages. Okay. तो एक तरह के सीड्स हैं तो जो यूज कल्टीवेट किए जाते हैं मालापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज वैल्यूड फॉर इट्स मेडिकल एंड कल्चरल यूजेजेस. केरला से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना आप लोगों को. नेक्स्ट इज द कंदमाल हल्दी. हल्दी ऑब्वियसली हम जानते हैं टर्मरिक है हल्दी, बट एक स्पेसिफिक हल्दी है कंदमाल की. ओके. और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है जो जीआई टैग में भी इंक्लूड किया गया. So it is a variety of turmeric indigenous to South Odisha. Odisha से belong करता है, in fact South Odisha से, and mostly cultivated in Kandhamal district of Odisha. This product is well known for its medicinal value and cosmetic properties. तो वैसे तो हम जानते हैं कि हल्दी की मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, बट ये जो कंदमाल हल्दी है, it is more valuable in terms of medicinal value and cosmetic properties. It is one of the major cash crop of tribal people in Kandhamal district. तो वहाँ के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल पीपल है जो इसको ग्रो करते हैं एज ए कैश क्रॉप, मतलब इसको कमर्शियली सेल किया जाता है. And next one is Odisha Rasagola. That is in food stuff category. So earlier the Bengal Rasgulla was given a GI tag. तो Bengal Rasgulla को पहले already मिल चुका था GI tag. And there was a bitter war. There was a bitter war between West Bengal and Odisha over GI tag for Rasgulla. But at that time West Bengal was won. West Bengal जीत गया तो उसको GI tag मिल गया था, उसके रसगुल्ला को मिल गया था. But ओडिशा ने बोला कि ये तो हमारा है, ये ओडिशा से ओरिजिनेट हुआ था. बिकॉज जो पहले बंगाल बिहार ओडिशा एक जैसे ही था. ओके. इनफैक्ट हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया में बंगाल बिहार ओडिशा एक पर्टिकुलर प्रोविंस होता था. ओके. तो ये कंफ्यूजन था कि ये रसगुल्ला कहाँ से आया एग्जैक्टली. देयर वाज ए वॉर ऑफ वर्ड बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. तो पहले ने वेस्ट बंगाल को दिया था, अभी ओडिशा को भी सेटिस्फाई करने के लिए इन लोगों ने ओडिशा रसगुल्ला से एक जियो टैग दे दिया है ओडिशा को. सो मोर देन 2 years बैक, मतलब 2017 में मिला था वेस्ट बंगाल को फॉर इट्स रसगुल्ला. लास्ट year, that is 2019, in 2019 Odisha Rasgulla also got GI tag for its own version. And next product is Kondai Canal Malai Pondu, and again it is a agricultural product. और ये है क्या? कोडाई कनाल मलाई पुंडो. कोडाई कनाल पता है किसको काम कर रहे हैं? कोडाई कनाल आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने वो एक नेशनल वाटरवे का मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि नेशनल वाटरवे कर लेना. एंड आई सेड दैट कि उन्होंने उसको क्लास में नहीं किया था नेशनल वाटरवे. इनफैक्ट उसकी वेबसाइट खोलना आपको. नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, 5 ये सब तैयार कर लेना. ओके. बिकॉज नेशनल वाटरवे 5 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका था, बराक रिवर है नेशनल वाटरवे 5. एंड आई एम वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चंस, मोर सच क्वेश्चंस, बिकॉज नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चन काफी आ चुके हैं. एंड नाउ इट्स अ टर्न ऑफ नेशनल वाटरवे. तो आने वाले टाइम में जब एक क्वेश्चन आएंगे नेशनल वाटरवे एक साथ आएंगे, लगातार 2-3 साल आएंगे क्वेश्चन इसके ऊपर. ओके. नेशनल वाटरवे अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा नहीं है नेशनल वाटरवे को लेकर अभी तक पिछले 10-12 साल में. ओके. सो मे बी आपके टाइम में आ जाए क्वेश्चन. तो इसको तैयार कर लेना यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किए. नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद भी कोई आया या प्रपोज्ड है उसको भी देख लेना आप लोग. इसकी एक अलग से वेबसाइट है गवर्नमेंट की, नेशनल वाटरवे, आप डालो गूगल पे तो आ जाएगी. तो उसमें आपको पता लग जाएगा कोडाई कनाल कौन से नेशनल वाटर में बेसिकली यूज होता है. सो इट इज ए पर्टिकुलर गार्लिक known for its medicinal and preservative properties. Okay. तो ये एक तरह का गार्लिक है, लहसुन है. ओके.
जहाँ पर ग्रो होते हैं इस एरिया में. It is known for its medicinal and preservative properties. It has antioxidant and antimicrobial potential, which is attributed to the presence of higher amount of organosulfur compounds. तो इस गार्लिक में, इस पर्टिकुलर गार्लिक में जिसका नाम कोडाइकनाल मलाई कुंडू है, तो इसमें organosulfur compounds होते हैं. And apart from that, there is a phenols, flavonoids. It is grown in Kodaikanal Hills, Dindigul district of Tamil Nadu. So आगे देखते हैं. Next is the Pondhum. This Gotek Har, this Gotek Har and Amaram. ये अगेन नॉर्थ ईस्टर्न के बेसिकली 3 फैब्रिक्स हैं जो मैं बता रहा था कि 5 शॉल को दिया गया है मिजोरम के. तो 2 तो हमने थोड़े दिन पहले पढ़े थे. 2 शॉल थे जो हैंडीक्राफ्ट में आते हैं, ये हाथ से बनाए जाते हैं. बाकी ट्राइब्स बनाती है इस तरह के फैब्रिक को, शॉल को, और काफी कलरफुल होते हैं. तो मे भी आप लोगों ने देखा कि मोदी जी जब भी विजिट करते थे तो नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको डिफरेंट कभी कोई शॉल पहना देते थे या किस तरह का. जो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जो शॉल यूज होते हैं वो काफी कलरफुल होते हैं. एंड उनकी एक खास तरह की एक आर्ट होती है शॉल को डिजाइन करने की. दीज आर हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट में आते हैं. सो ये 5 तरह के शॉल को बेसिकली ये दिया गया है इस वक्त. ओके, एग्जाम में जे टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये चांसेस काफी ज्यादा है कि ये 5 शॉल में से क्वेश्चन पूछे. नेक्स्ट इज द गुलबर्गा तुर दाल. अगेन दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल कैटेगरी. जैसे पता लग रहा है कि तुर दाल ये पल्सेस है. सो इट इज ए पल्स ग्रोन इन द Kalaburgi district of Karnataka. There is some research that it has medicinal value and can treat cancer. तो यहाँ पर जो पल्स होती है कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, तो it can treat cancer. Scientists are making more search on this particular pulse. The high calcium and potassium content of the soil in Gulbarga is one of the major factor of high quality of this pulse. Okay. Next product is the Khola chili that belongs to Goa. These unique Khola chili or Kholchi mirchi are grown on the hills of Khola village in Kankona Taluka region of Goa under rain-fed condition only. तो ये irrigated चिलीज नहीं है, ये irrigated fields में बेसिकली ग्रोन नहीं होती हैं. These are rain-fed. Okay, rain-fed का मतलब बेसिकली ये ड्राई रीजन से बिलोंग करती है. एंड there is no irrigation. ठीक है. So it is known for its brilliant red color and medium pungent taste. तो काफी strong taste है इस मिर्ची का और काफी dark red color की बेसिकली मिर्ची है. Okay. Next is Iddu Mishmi Textiles. Where are the Mishmi Hills? Mishmi Hills कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश. So ये हम लोग जियोग्राफिकल में आप लोग याद होगा जब पूर्वांचल हिल्स कर रहे थे हम लोग, at that time we have seen that all these hills, Naga hills, Mizo hills, etc. पट्टाकाई हिल्स, ये सारी हमने हिल्स की थी उस टाइम. ये पूर्वांचल हिल्स हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी में. सो इसको एटलस को प्लीज आप लोग फिजिकल जो मैप है एटलस इंडिया का उसको बार बार देखना. अंडमान निकोबार आइलैंड की लोकेशन कहाँ पर है और व्हाटएवर एवरीथिंग यू नीड टू लोकेट. इनफैक्ट हम लोगों ने पासेस को लोकेट किया था. वी लोकेटेड द ग्लेशियर्स, वी लोकेटेड एवरीथिंग. ओके, हिल्स एटसेट्रा. इनफैक्ट मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन भी आता है कि नॉर्थ टू साउथ हिल्स को अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट हिल्स को अरेंज करो. इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं. सो मेक श्योर कि आप लोग एटलस को अच्छे से प्रिपेयर करो. सो इड्डू मिश्मी टेक्सटाइल जिसके नाम से कर रहा है कि ये मिश्मी हिल्स में डेफिनेटली ये वहां पर ग्रो बेसिकली ग्रोथ नॉट और ग्रो सॉरी वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा होगा इस तरह का टेक्सटाइल. ओके, सो मिश्मी हिल्स
बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ एक ही स्टेट में है ये, मल्टीपल स्टेट्स में नहीं है इंडिया की, एंड दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखना आपको। एंड इट्स ए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अब मिशमी हिल्स के नाम से हिल्स भी है और मिशमी नाम से ट्राइब भी है वहां पे, ओके, अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जिस नाम से हिल्स है केवल उस नाम से ट्राइब्स भी होती है, जैसे गारो, खासो, जयंतिया, दीज आर द हिल्स इन द मेघालय, and there are tribes also, Garo, Khasi, Jaintia are tribes also in Meghalaya. So this Indo-Mishmi textile is hand woven by women with traditional motifs of the Mishing tribe using skills that have been passed down for generations. Indo-Mishmi is a sub-tribe of the Mishmi tribe. Okay, तो Mishmi एक tribe है, उसकी sub-tribe है Indo-Mishmi जो ये textile बनाती है। Next is the Dindugal locks, मतलब ताले, okay, and Kandangi sari, and both of these are manufactured in Tamil Nadu. Dindugal locks and Kandangi sari. And next is the Sirivillu Puttur Palkova, that is a food stuff in Tamil Nadu. Now what is this Sirivillu Puttur Palkova? Yes. So it is a sweet, एक तरह की मिठाई है ये वहां की। कुछ जैसे हम लोग व्हाइट सा खोआ सा होता है, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ आप शुगर वगैरह मिलाते हैं, कुछ इस तरह का बेसिकली आप बोल सकते हो। ओके, एग्जैक्टली मैं इसको नहीं कंपेयर कर पा रहा नॉर्थ इंडियन किसी स्वीट से, बट यस एक हिसाब से समझ सकते हैं व्हाइट सा खोआ सा, उसके अंदर शुगर मिला हुआ, इस तरह का कुछ मिठाई है, मे बी श्रीखंड इस तरह का आप सोच सकते हो उसकी तरह कुछ वैसे कोई मिठाई है। और लेकिन ये काउ मिल्क से मिलती है, ओके, काउ मिल्क से बनती है और कोई मिल्क यूज नहीं होता इसमें। और काउ भी कौन सी, जो उस एरिया से बिलोंग करती है काउ, and cow milk sugar का यूज होता है इसमें। So what makes it unique that it is made using milk, that it is made using milk only from cows reared in and around Siriviluputtur। तो उस रीजन की जो काउस होती है सिर्फ उसी से बनता है, उसके दूध से बनता है। एंड द मिल्क हियर इज नेचुरली स्वीट। तो जो वहां की जो काउस का जो मिल्क होता है वो नेचुरली स्वीट है, मीठा है वहां पर नेचुरली। दैट इज द स्पेसिफिक थिंग। एंड नेक्स्ट इज द काजी नेमू। अगेन दैट इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ असम, काजी नेमू। इट इज ए असम लेमन। तो असम का नींबू है ये, जैसे कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप में नींबू होते हैं, फिर गोल गोल होते हैं, पर वहां पर थोड़ा सा क्या है कि आप देखो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा एक्सटेंडेड होता है, थोड़ा हल्का सा लंबा होता है नींबू। तो एक खास तरह का एक लेमन है काजी नींबू, प्रोड्यूस्ड ऑल अराउंड द ईयर। फ्लेवर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लेमन वेराइटीज। द यूनिकनेस ऑफ द फ्रूट लाइज इन द इट्स बियरिंग हैबिट। उसकी यूनिकनेस क्या है? Even if it gets ripened, it does not fall from the tree up to a very long period. तो काफी लंबे टाइम तक यदि राइपन होने के बाद भी ये उस पेड़ पे लगा रहता है ये लेमन, ओके, और नीचे नहीं गिरता, ओके। तो एक तरह से ये जो फ्रूट है ये वेस्ट नहीं होते, ओके, बिकॉज लंबे टाइम तक ये पेड़ पे लगे रहते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द चाक हाउ, that is a black rice of Manipur, and this kind of rice chakhao is special aroma, मतलब सुगंध होती है कुछ खास तरह की इसमें। served as community feast, especially chakhao खीर। तो कम्युनिटी फीस्ट अरेंज होता है, मतलब सब भोजन एक अरेंज करते हैं ये लोग, ओके, इस कम्युनिटी के लोग मणिपुर में। तो जो उससे प्रोडक्ट बनाते हैं खीर बेसिकली वो बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड चाखाओ खीर। इस राइस की खीर बनती है। नेक्स्ट इज द गोरखपुर टेराकोटा, दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये भी रिसेंटली आई है,
कुछ दिन पहले की न्यूज है, आप लोगों ने शेयर, आई थिंक साक्षी ने शेयर की थी टेलीग्राम पर। सो नेक्स्ट इज द गोरखपुर टेराकोटा दैट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। ओके, traditional art form where potters make various animal figures like horses, elephants, camel, goat, ox, etc. Okay, तो दिस टेराकोटा प्रोडक्ट्स, टेराकोटा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मिट्टी के जो खिलौने बनते थे, मिट्टी के जो स्टैचूज बनते थे, उनको इसलिए टेराकोटा बोला जाता है। तो जो गोरखपुर में अभी भी बनते हैं, वहाँ पर हॉर्सेज दिस एनिमल्स कुछ फिगर्स बनते हैं, दैट इज दिस एनिमल फिगर्स आर गिवन द GI टैग। And obviously the handmade है, handicraft product है। Okay, and our next important topic is NCDEX, AgriDeX। तो जैसा कि हम लोगों ने, जैसे कि भारत 22 पढ़ा था, ओके, उसमें हम लोग देखा था कि हम लोगों ने एक इंडेक्स भी तैयार की है, भारत 22 इंडेक्स। ओके, जिसमें वो क्या है, 22 कंपनीज जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज थी, 22 कंपनीज की एक तरह से इंडेक्स रिलीज किया कि कॉमन उनके शेयर का फॉल या बेसिकली राइज बताएगा। ओके, उस तरह से एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई इंडेक्स बनाई गई है, एंड द नेम ऑफ दैट इंडेक्स इज एग्रीडेक्स। नाउ एनसीडेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, दैट एनसीडेक्स इज यूज्ड एज ए फ्यूचर कमोडिटी मार्केट इन एग्रीकल्चर। फ्यूचर कमोडिटी मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अभी इस सीजन में आएंगे, उससे पहले ट्रेड होने लग जाता है। एक तरह से एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म कि जो इस सीजन में जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे उसका प्राइस क्या होगा, तो पहले सेल या परचेज होने लग जाता है। ओके, तो जो लोग एनसीडेक्स का यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि फिजिकल ट्रांसफर तो बाद में होता है, कि पहले ही एक सेल या परचेज हो जाता है। ओके, प्रोडक्ट आने से पहले या प्रोडक्ट आने के बाद भी सेल या परचेज एक तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इसलिए इसे बोलते हैं फ्यूचर कमोडिटी। फ्यूचर मींस जो भी प्रोडक्ट आने वाला है, कमोडिटी मींस गुड्स का इसमें बेसिकली ट्रेड होता है। जैसे कि एक तो इक्विटी ट्रेडिंग मतलब क्या है कि शेयर्स हम सेल्स एक तरह से जो उसका कंपनी के शेयर्स है या जो इक्विटी है उसका ट्रेड करते हैं। बट कमोडिटी ट्रेड का मतलब गुड्स का ट्रेड करते हैं हम यहाँ पर। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर एनसीडेक्स है, ये मेनली एग्रीकल्चर गुड्स के लिए यूज होता है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम एनसीडेक्स ने एक इंडेक्स लेकर आए हैं, दैट इज एग्रीडेक्स। अब इसे इंडेक्स का मतलब क्या है, ये मान लो कोई एक पर्टिकुलर गुड है, पर्टिकुलर गुड्स है, मान लो फर्ज करो कुछ भी है, मान लो पैडी है या व्हीट है या शुगर है, राइस, व्हाटएवर कुछ भी है। ओके, मेज है, तो मान लो उसका एक प्राइस कितना है, अभी मार्केट में कितना चल रहा है, तो हम लोग यदि एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म खोलते तो पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट अभी कितने में ट्रेड हो रहा है। ओके, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है। बट इस एग्रीडेक्स में क्या हुआ है, बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार की जाएगी। इसका मतलब कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट 10 प्रोडक्ट्स को ये काउंट करेगा, और 10 को कौन से प्रोडक्ट चूज कैसे करेगा, देयर इज ए क्राइटेरिया, उसको हम लोग देखेंगे अभी कि वो कौन से 10 प्रोडक्ट होंगे। ओके, तो ऐसे 10 प्रोडक्ट एक बास्केट बनाई जाएगी, और फिर उनका क्यूमुलेटिव कितना उनके प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, उस बास्केट के पूरे बास्केट का मतलब बास्केट ऑफ गुड्स, 10 गुड्स इसमें यूज किए जाएंगे, तो उनका क्यूमुलेटिव ऑब्वियसली वेटेड एवरेज दे रखे हैं इनको, कौन सी गुड्स का कितना वेटेज होगा, ये इट्स ए वेटेड इंडेक्स। जैसे कि भारत में देखा था कि वेटेड इंडेक्स है, हमने डिफरेंट सेक्टर्स पढ़े थे, हम लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर पढ़ा था, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ा था, सो हमने डिफरेंट सेक्टर्स पढ़े थे भारत 22 में भी, एनर्जी सेक्टर पढ़ा था। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी सेक्टर में डिवाइड किया गया है, और फिर सेक्टर में फर्दर गुड्स रखी गई, जिसको हमें देखेंगे थोड़ी देर में। तो उस पूरी 10 गुड्स को जब चूज कर लेते हैं, तो 10 गुड्स को बेसिकली उन सबका क्यूमुलेटिव प्राइस कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए एग्रीडेक्स बनाएंगे। तो एक तरह से हमें एक बिग पिक्चर मिलेगी हमारे एग्रीकल्चर मार्केट के लिए कि हमारा एग्रीकल्चर मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। ओके, नाउ विल सी व्हाट इज दिस। सो इट इज इंडियाज फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स। रिटर्न बेस्ड मतलब कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है, एक तरह से प्राइस मैकेनिज्म।
So which tracks the performance of the most liquid commodities traded on the NCDEX platform. तो most liquid मतलब जो 10 कमोडिटी हम लोग यूज करेंगे तो उनके लिए क्राइटेरिया होगा कि क्राइटेरिया की लिक्विडिटी कि कितना वो लिक्विड है और कितनी जल्दी वो सेल या परचेज हो रही है. Second, that this index represents the basket of 10 commodities that are selected based on the liquidity of the exchange platform. The index will be a robust indicator of the broader market. ये दो क्राइटेरिया है. यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट दिस 10 कमोडिटीज फॉर एनसीडेक्स एग्रीडेक्स. तो ये दो क्राइटेरिया है. एक तो हम बार बार बोल ही रहे हैं लिक्विडिटी क्राइटेरिया एंड दैट इज ए इंडोजिनस क्राइटेरिया. लिक्विडिटी क्राइटेरिया मतलब कितनी जल्दी से वो गुड्स के प्राइसेस कम या ज्यादा हो रही है. एंड सेकंड क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंस इन इंडियन ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट. Okay. Importance in Indian global commodities market. कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी यूटिलिटी है, कितना वो इम्पोर्टेंस रखता है हमारी इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो थोड़ा लिक्विड ज्यादा होते हैं. लिक्विड बहुत ज्यादा मतलब वो लोग ज्यादा सेल परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा यूज में आता है. एंड सेकंड थिंग दैट कि वो प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए और ग्लोबली कितना वो इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज ए एक्सोजिनस क्राइटेरिया. तो ये जो दो क्राइटेरिया हैं इनके बेस पे ये डिसाइड होगा कि 10 कमोडिटीज कौन सी है. सो फॉर ए कमोडिटी टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स on the commodity should be in existence for at least the previous 12 months and should have traded for at least 90% of the trading days during the previous 12 months. तो इसके अलावा उन 10 कमोडिटीज के लिए एक और कंडीशन है कि जो 10 कमोडिटीज हम इंक्लूड करेंगे वो पिछले एक साल से वो इस एनसीडेक्स में ट्रेड होनी चाहिए, वो एनसीडीएक्स में रजिस्टर होनी चाहिए. एक ऐसा नहीं कि न्यू एग्रीकल्चर कमोडिटी आ रही है एकदम से एनसीडेक्स में उसको रजिस्टर कर लिया, साथ के साथ उसको हम लोगों ने एग्रीडेक्स में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा. सो एटलीस्ट एक साल तक वो एनसीडेक्स में वो उसका ट्रेड होना चाहिए, तब उसके बाद वो एलिजिबल होगी वो कमोडिटी उसको एग्रीडेक्स में डालना या नहीं डालना. सेकंड थिंग, इवन इफ इट हैज अचीव्ड द 12 मंथ्स, यदि 12 महीने उसको हो भी गए प्रोडक्ट को एनसीडेक्स में यूज होते हुए, स्टिल देयर इज वन मोर कंडीशन कि जो 90% ऑफ डेज में वो ट्रेड होना चाहिए उसका इन 12 महीनों में. ओके, कितने टाइम तक, कितने दिनों तक उसका ट्रेड होना चाहिए एटलीस्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार एक महीना तक उसका ट्रेड ही नहीं हो. ओके, सो दैट इज another condition. So if all these conditions are satisfied, then based on these conditions we choose this 10 commodities. और ये जो मटेरियल अभी आप लोगों को मिल रहा है ये बेसिकली आपको न्यूज़पेपर या बाकी जगह में नहीं मिलेगा. ओके, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल है मटेरियल एंड सो इट्स अ यूनिक मटेरियल. और इसके ऊपर यदि क्वेश्चन आता है सो यू विल बी वेरी फ्यू पर्सन हु विल आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. So NCDEX Agridex is value weighted index. So एक value weighted index है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम लोगों ने 1222 में देखे थे कि डिफरेंट सेक्टर्स देखे थे हम लोगों ने. इनफैक्ट 1222 को दोबारा देख भी लेंगे हम लोग. So one sector is the edible oil and oil seeds. One sector is edible oils and oil seeds. तो इसमें क्या क्या आते हैं? RM seed, mustard seed, in fact rape mustard seed, सोयाबीन, refined soya oil. ये कमोडिटीज आती हैं इसमें, इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये कमोडिटीज आती हैं. सेकंड सेक्टर है पल्सेस, इसमें आता है चना और मूंग. थर्ड इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ग्वार सीड आता है, ग्वार गम आता है, कैस्टर सीड आता है. फोर्थ इज द ग्रेन्स, ग्रेन्स में आता है व्हीट, बार्ली, मेज, पैडी. मेज मतलब मक्का, पैडी मतलब धान, बार्ली मतलब जौ एंड व्हीट मतलब गेहूं. कॉटन,
कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉटन सीड आएगा आपका, कॉटन सीड ऑयल केक आएगा, कपास कॉटन। कपास का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बेसिकली ये वही चीजें कि ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। ओके, मे भी आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ली जाए ये सब चीजें। यस, जो सर सीड्स, बिना सीड्स अलग किए जो होता है, जो मतलब सीड्स के साथ होता है, वो कपास होती है। हाँ एंड जब उसको गिनिंग कर लेते हैं देन इट बिकम्स कॉटन। हाँ, राइट। ये तो ठीक है आपकी बात। और कि ये जैसे पैडी होता है, पैडी को धान बोलते हैं, वैसे उसमें से जो धान में से राइस निकाल लेते हैं उसको राइस बोलते हैं। बट एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछता हूँ इसी के ऊपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कपास और नरमा? ये जो हमारे गंगानगर में यूज होता है, कपास एक दोनों कॉटन क्रॉप है, कपास भी और नरमा भी, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर नरमा शायद जो प्लांट का फ्रूट होता है वो डायरेक्टली वो नरमा होता है, नरमा चुग के उसको थोड़ा अलग करते हैं, फिर सीड्स अलग करके फिर कॉटन बनती है। तो फर्स्ट स्टेप इज नरमा, सेकंड इज कपास, थर्ड इज कॉटन। नहीं, इसमें जहाँ डिफरेंस आया था कि बिकॉज ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा है, बिकॉज आप गंगानगर से बिलोंग करते हो, तो जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्वियसली इंटरव्यूअर, वो थोड़ा सा वो पहले ये लोग जैसे वो बायो टॉकर्स पहले उनके पास पहुंच जाता है, ओके, इंटरव्यूअर के पास। तो वो देखा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, पता है जैसे गंगानगर से बिलोंग करते हो, उसको पता है कि गंगानगर में क्या क्या ग्रोन होता है, वो लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं इसको इंटरव्यू लेने से पहले। तो वो लोग आपसे पूछ सकते हैं सब कि कपास भी हमारे यहाँ पे गंगानगर में ड्राई एरिया, इनफेक्ट ड्राई क्रॉप है, कॉटन क्रॉप के लिए काफी सुटेबल क्लाइमेट है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर नरमा भी होता है, दोनों डिफरेंट क्रॉप है। फर्स्ट ऑफ ऑल कपास इज डिफरेंट, नरमा इज डिफरेंट। कपास इज ए इंडिजिनस कॉटन क्रॉप एंड नरमा इज ए हाइब्रिड कॉटन क्रॉप। ओके, दोनों में ये डिफरेंस। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है नरमा जो क्रॉप है, उसको वहाँ पर नरमा बोल देते हैं। दैट इज एक क्वालिटी ऑफ कॉटन क्रॉप है। ओके, एंड कपास इज ए इंडिजिनस कॉटन क्रॉप। अभी आप देखोगे कि कपास बहुत कम होती है हमारे, पहले कभी होती थी जब 10-20 साल पहले कपास काफी ग्रोन होती थी हमारे श्रीगंगानगर में। अभी सब लोग नरमा ही लगाते हैं, कपास नहीं लगाते, हाइब्रिड क्रॉप यूज करते हैं कॉटन की। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। सो कॉटन कॉम्प्लेक्स, कॉटन सीड ऑयल के, कपास एंड कॉटन एंड स्पाइसेस। ये आपने से बोला कि कपास बेसिकली उसको जैसे पैडी का धान होता है उसके अंदर से कॉटन निकाले उसको कॉटन बोला है, ये सही है आपके लिए। स्पाइसेस टर्म में क्या क्या आता है, टर्मरिक, धनिया एंड जीरा। एंड सॉफ्ट्स में क्या आता है, शुगर। एंड देयर इज अ कैप ऑफ 40% फॉर ईच सेक्टर टू डिसाइड वेटेज। अब इसमें है क्या, ये ध्यान से समझने वाली चीज है, थोड़ी सी टेक्निकल है। अब ये 10 हमको कमोडिटी लेनी है, 10 कमोडिटी या तो ये हो सकती है, ये हो सकता है कि इसी एक सेक्टर से हम लोग चारों कमोडिटी ले लें, हो सकता है किसी एक सेक्टर से हम एक ले, या हो सकता है किसी एक सेक्टर से हम कोई भी क्रॉप ना ले, कमोडिटी ना ले। ठीक है, तो ये 10 कमोडिटी हमें चूज करनी है, जो कि हम क्राइटेरिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर क्राइटेरिया। पर यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर एक सेक्टर से, मान लो हमने इसमें से 2 या 3 या चारों इसमें से ले ली ऑयल्स में, तो इनका जो वेटेज है ये 40% से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी भी एक सेक्टर का जो वेटेज है वो 40% से ज्यादा नहीं होगा, ये एक कैप लगा हुआ है। दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ कैप ऑफ 40% फॉर ईच सेक्टर टू डिसाइड वेटेज। ओके, तो आगे देखते हैं एग्जांपल के से समझते हैं। जैसे कि फर्ज करो हम लोगों ने ये कमोडिटी ले ली, आरएम सीड, सोयाबीन एंड सोया सॉस, दोनों फर्स्ट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप ध्यान से देखो, आरएम सीड, सोयाबीन, सोया ऑयल, तो ये तीनों हमने कमोडिटी ले ली इस सेक्टर से, ऑयल, एडिबल ऑयल से। ओके, तो ये कमोडिटी हमने तीनों ले ली, तो इसका वैल्यू जो वेट था वो इंडिविजुअली इतना आता है। ओके, 15.42%, 21.74%, 8.45%। ये जो वेटेज निकला है ये बेसिकली उस क्राइटेरिया से निकला है। ओके, ये उस क्रॉप के लिए भी फिक्स्ड है, इसका वेटेज आरएम सीड का 15.42% ही होगा। इस तरह से सोयाबीन का वेटेज इतना है एंड सोया ऑयल का वेटेज इतना है। ठीक है, तो इसका टोटल वेटेज आप ऐड करोगे, मानो तीनों कमोडिटीज को आपने 10 कमोडिटी में ले लिया, 10 वोलेटाइल उसमें ले लिया, एग्रीडेक्स में ले लिया तीनों को,
और तीनों का वेटेज आपने जोड़ा तो 45.61% आ गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमने कैप लगा रखा है दैट इज 40%। 40% से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी एक सेक्टर का वेटेज। तो हम देखेंगे कितना ये ज्यादा है 40% से। सो कितने से ज्यादा है? 5.61% से ज्यादा इसका वेटेज। तो हम लोग क्या है कि इन सबका वेटेज थोड़ा कम कर देंगे सो दैट ये 40% आ जाए। तो न्यू वेटेज जो हम निकालेंगे इस 5.61% को अगेन डिवाइड करेंगे वेटेज के हिसाब से, उनमें उतना सा माइनस कर लेंगे तो जो नया वेटेज निकल के आ जाएगा वो 40% निकल के आ जाएगा। ये आपको एग्जांपल देके समझाया मैंने। ओके, सो न्यू वेटेज विल बी reduced वेटेज। द इंडेक्स, यदि किसी को समझ में ना आए तो प्लीज दोबारा पूछ सकते हो आप लोग। So the index So can has, you please repeat this last point? right, ठीक है, New weightage. right. तो हमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि 10 commodities को हमें select करनी है। 10 commodities could be from any sector, okay? ये भी हो सकता है कि एक सेक्टर से हम सारी की सारी ले लें या कैसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने कंडीशन इन्होंने क्या लगाई है कि किसी भी एक सेक्टर की कैप 40% से ज्यादा वेटेज आप किसी एक सेक्टर का नहीं ले सकते। ओके, सो दिस कैप इज फॉर ऑल सेक्टर्स। यदि कॉमोडिटीज मान चना और मूंग ले रहे हैं तो दोनों का यदि हम कंबाइंड वेटेज देखेंगे, बिकॉज ये एक सेक्टर बनाता है, दोनों का कंबाइंड वेटेज हम देखेंगे दैट शुड नॉट बी मोर देन 40%। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर उसका हम वेटेज रिड्यूस करके उस सेक्टर का 40% ले आएंगे। ओके, तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर अभी ये जो एग्जांपल लिया था हमने फर्स्ट सेक्टर से ले लिया, ऑयल सीड से ले लिया, ये तीनों कॉमोडिटीज को ले लिया हमने। इनका इंडिविजुअली वेटेज फिक्स्ड है और ये कहां से है? वो जो क्राइटेरिया में देखा था कि वॉलेटिलिटी क्राइटेरिया जो कितना उनका ग्रोथ का जो इंपॉर्टेंट है नेशनली एंड ग्लोबली, उनको उस बेस पे इन्होंने क्राइटेरिया हर ग्रोथ का फिक्स कर दी। किसी एक सेक्टर का उन्होंने टोटल फिक्स नहीं किया। ओके, यहाँ पर सेक्टर का फिक्स नहीं है बट एक पर्टिकुलर क्रॉप का वेटेज फिक्स है। जैसे आरएम सीड का वेटेज पर्टिकुलर 15.42% है, सोयाबीन का 21.74% है, एंड दिस कुड बी चेंजेबल। ऐसा नहीं है कि फिक्स मतलब हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, ऑब्वियसली टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है कैटेगरी। तो आरएम सीड 15.42% हमने तीनों क्रॉप को हमने एग्रीडेक्स में ले लिया। इस पर्टिकुलर ऑयल सेक्टर की तीनों क्रॉप्स को हम लोगों ने एग्रीडेक्स में ले लिया। तो इनका जब हमने टोटल वेटेज देखा तो 45.61% आ गए। बट क्योंकि ये तीनों की तीनों क्रॉप्स फर्स्ट सेक्टर से बिलोंग करती है, एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उनका वेटेज 40% से ज्यादा नहीं आ सकता। ओके, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत थी नहीं वैसे, बट मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। बस इतना याद रखना कि ये कैप 40% की है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो 5.61% जो एक्सेस जो इनको वेटेज मिल गया, अब हम उसको दोबारा से इसमें से कम करेंगे तो नेट वेटेज 40% आ जाएगा। पर इंडिविजुअल क्रॉप में कम करते रहेंगे हम लोग। और कम भी कैसे करेंगे? देखो ऐसे डिवाइड करोगे आप लोग 21.74 डिवाइड बाय 45.61 इंटू 5.61। सो मैं आप लोगों को 5.61 को मेरे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 5.61 टोटल रिडक्शन है, टोटल रिडक्शन तीनों का 5.61% है। अब किसमें से कितना रिडक्शन करूंगा उसके लिए भी अगेन वेटेज निकालना पड़ेगा। 15.42 डिवाइड बाय 45.61 इंटू 5.61 कितना आएगा उसको उसमें से माइनस करूंगा, दैट विल बी 13.52%। इट्स वेरी टेक्निकल, जरूरत नहीं है इसकी। मान लो इसमें से देखना है कि कितना कम करना पड़ेगा सोयाबीन से, 21.74 डिवाइड बाय 45.61 इंटू 5.61, उसको 21.74 में से माइनस कर दूंगा तो 19.07 आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स एग्जाम नहीं देना, इसलिए डेफिनेटली ये जस्ट एक मैंने इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया था, ओके, बिकॉज काफी लोगों को इस समझ में नहीं आएगी बात। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा इस सेक्टर का पूरे का हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। 40% की कैप लगी हुई है एक सेक्टर के ऊपर। तो जो बाकी फिर जो क्रॉप्स बची, जो 7 क्रॉप बची हैं 3 के अलावा, उनका फिर वेटेज निकालेंगे एंड अगेन उनका वेटेज एवरेज लेंगे। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So new weightage will be reduced. The index has tied up with NSC index, which will maintain and disseminate real-time NCDEX agridex values. तो ये बेसिकली NCDEX ने टाई अप किया है NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो ये इसके हेल्प करेगा कि कैसे मेंटेन करना है इस इंडेक्स को, एग्रीडेक्स को। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीडेक्स।
So now we read about Hong Kong International Convention for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships 2009. So इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। तो ये ऑब्वियसली यदि अब जो भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं अगर ओके, तो ये रखना कि ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको फाइनल एग्जाम में प्रीलिम में और मेंस में दोनों में आपको इसमें से क्वेश्चंस दिखेंगे आपको फाइनल एग्जाम में। ओके, each and every topic we are discussing in class is the most important topic. Okay, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, so you cannot skip even a single topic. So ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कन्वेंशन। व्हाई? बिकॉज इंडिया ने लास्ट ईयर इस कन्वेंशन को साइन किया है फर्स्ट टाइम। और ये कन्वेंशन है क्या और किसके लिए था ये और इंडिया ने क्यों साइन किया इसको हम लोग समझते हैं। So this convention is a multilateral convention adopted in 2009. So ये कन्वेंशन 2009 में अडॉप्ट किया गया था और मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे मिक्स मतलब दिस इंटरनेशनल एक मल्टीलेटरल कन्वेंशन है which has not entered into force, जो कि लागू नहीं हुआ था कन्वेंशन। और इनफैक्ट अभी भी ये कन्वेंशन लागू नहीं हुआ, स्टिल इट इज इनेक्टेड। ये कन्वेंशन बन गया पर ये लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ या क्यों एनफोर्स नहीं हुआ उसको हम लोग समझते हैं। बट यस, फ्यूचर में ये लागू होने वाला है, फ्यूचर में एनफोर्स होगा डेफिनेटली। अब समझते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों एनफोर्स नहीं हुआ, वट एवर जो भी चीजें इसको समझते हैं। द कन्वेंशन हैज बीन डिजाइन्ड टू इंप्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ करंट शिप ब्रेकिंग प्रैक्टिसेस। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। ब्रीफली अगर हांगकांग जो कन्वेंशन है ये बेसिकली है शिप रिसाइकलिंग के ऊपर। इंडिया एक हब है शिप को रिसाइकिल करने वाला। तो जो भी शिप आउटडेटेड हो जाती है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो यूएसए की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे यूके की हो, किसी भी कंट्री की शिप हो, इट डजंट मीन दैट कि सिर्फ इंडिया की शिप रिसाइकिल होती है यहाँ पे। तो इंडिया इज ए बिग सेंटर फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। ओके, जो भी पुराना जो स्पेयर पार्ट्स है, जो पुराना बेसिकली शिप्स होती है जिनको उन लोगों ने डंप करना है, तो वो इंडिया में लाकर वो शिप को डंप कर देते हैं। उसके बाद इंडिया में क्या होता है, इंडिया में मैनुअली लेबर का यूज करते हुए फिर मैनुअली लेबर शिप को ब्रेक करने लगती है, तोड़ने लगती है शिप। उसके सारे पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, लोहा अलग कर लेते हैं उसका, या उसके अंदर जो भी जो सर्किट्स होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, उसका गियर वगैरह सब कुछ खोल कर देते हैं, पूरी शिप ब्रेक कर देते हैं। वो ब्रेक करने के बाद उसको रिसाइकिल करते हैं सारे माल को। जो सामान काम का है जो बिल्कुल सही है उसको अलग साइड में रख लेते हैं। फिर उस सामान से उस मटेरियल से हम रिसाइकिल करते हैं, उससे नया शिप भी बना सकते हैं या उस मटेरियल को कहीं और यूज हो सके, उस मटेरियल का किसी और सेक्टर में, ठीक है, कुछ मिसाइल बनाने में या कुछ टैंक में या व्हाटएवर, कहीं पर जहां पर भी उसको यूज कर सकते हैं उसको यूज करते हैं। सो इंडिया इज अ बिग रिसाइकलिंग मार्केट फॉर शिप्स। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में 5 कंट्री काफी फेमस है शिप की रिसाइकलिंग करने के लिए। और वो 5 कंट्री, ये सब नोट्स में है आपके, डोंट वरी, लिखा हुआ है यहाँ पे। वो 5 कंट्री कौन सी है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके, चाइना एंड टर्की। ये 5 कंट्री है। ये 5 कंट्री मिला के हम देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन जो बेसिकली 98% है टोटल रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। तो शिप्स की रिसाइकलिंग करने में ये जो 5 कंट्री मैंने आपको बताई है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की, ये 5 कंट्री से कंट्रीब्यूशन 98% से, तो सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग यहाँ पर ही होती है। एंड इंडिया का यदि खुद का मैं शेयर बताऊं आप लोगों को कि वर्ल्ड में कितना है रिसाइकिल करने के लिए शिप का, दैट इज ए 25%। सो इंडिया के लिए इंडिया का शेयर 25% है रिसाइकिल करने में शिप्स। अभी ये कन्वेंशन बनाया क्यों गया है, क्या प्रॉब्लम है शिप को रिसाइकिल करने में या उसको ब्रेक करने में? द प्रॉब्लम इज दैट फैटेलिटीज, डिजीजेस, इंजरीज, बिकॉज इट इज ए मैनुअल टास्क। तो हमारी जो लेबर होती है वो हथौड़ा लेके चढ़ जाते हैं और उसको फिर मैनुअली ब्रेक करते हैं। तो आपको ब्रेक करने में क्या उसको हार्म होगा? यस, देयर आर कैजुअलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना बड़ा शिप को ब्रेक करना, तो वहां पर
हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे शिप्स में बहुत तरह का मटेरियल का यूज होता है, जैसे फर्ज करो एस्बेस्टोस का यूज होता है वहां पर, और एस्बेस्टोस को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम कंट्रीज में एस्बेस्टोस बैन हो चुके हैं। एस्बेस्टोस पहले कंस्ट्रक्शन में यूज होता था, आजकल इनफैक्ट इंडिया में भी यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, ओके, एंड इट्स ए केमिकली फॉर्म, दिस प्रोडक्ट इज केमिकली फॉर्म। मे बी लेकिन एस्बेस्टोस की शीट्स देखी होंगी आप लोगों ने, जैसे एक तो होती है टिन की शीट होती है लेंटर वगैरह डालने के लिए, एस्बेस्टोस शीट भी आती है, और एस्बेस्टोस का सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूफ्स वगैरह भी यूज होता है, और भी जगह बहुत यूज होता है एस्बेस्टोस, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है मेनली। इसी तरह से कुछ मान लो शिप्स वगैरह में वहां पर भी एस्बेस्टोस की शीट्स को यूज किया जाता है, ओके। तो वो टॉक्सिक मटेरियल होता है, यदि मान लो शिप आप ब्रेक कर रहे हो तो एस्बेस्टोस कहीं पर आ गया, उसको भी आपने ब्रेक कर रहे हो, उसको भी निकालना पड़ेगा। सो वो आप इनहेल कर लोगे तो डेफिनेटली इट वुड बी डिजास्टर्स, क्योंकि वो इसको वो टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसको आप इनहेल करोगे तो आपकी जान भी जा सकती है, ओके। इसके अलावा जो और भी बाकी जो जितने भी, जैसे हम देखा कि उसमें बैटरीज भी होंगी, उसमें लेड भी होगा या सर्किट्स भी होंगे, देयर आर वेरियस थिंग्स इन पर्टिकुलर शिप। उसके अलावा जो बेसिकली इतना बड़ा मेटल को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको मेटल लग सकता है, इंजरीज हो सकती है, ओके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे शिप इंडस्ट्री में। तो ये कन्वेंशन इसलिए बनाया गया था कि जो भी फैटेलिटीज हो रही है एक तरह से अनएथिकल है, लेबर को बहुत हार्मफुल होता है लेबर्स के लिए सिर्फ, ओके। तो दैट इज व्हाई एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर बनाने की बात हुई थी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर बनाया जाए ताकि जो भी हमारी फैटेलिटीज हो रही है या इंजरीज हो रही है लेबर की कम से कम हो, एक सही तरीके से काम किया जाए। दैट इज व्हाई दिस हांगकांग कन्वेंशन वाज फॉर्म्ड। So this convention has been designed to improve the health and safety of current ship breaking practices. Ship breaking is considered to be most dangerous of occupations with unacceptably high levels of fatalities, injuries, and work-related diseases. This is most common in Asia, and out of Asia, the most common is Bangladesh, India, China, Pakistan, holding the largest ship breaking yards. और इनमें से टर्की भी मिला दिया जाए इनके साथ तो 98% ये उनका शेयर है शिप ब्रेकिंग में या शिप रिसाइकलिंग में। So the Hong Kong Convention recognized that ship recycling is the most environmentally sound way to dispose of a ship at the end of its life, as most of the ship's material can be reused. तो ये ऑब्वियसली एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, ये जो हम टास्क कर रहे हैं शिप को रिसाइकिल करना, सो इट्स ए गुड मूव फॉर एनवायरमेंट, ओके, बट ऑन द सेम टाइम इट इज डेंजरस आल्सो, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू मेक ए बैलेंस. सो हाउएवर it sees current safety measures are inadequate, workers face injuries and fatalities. Most ship material is hazardous, such as asbestos, PCBs, polychlorinated biphenyl, TBT, and CFC, chlorofluorocarbons. तो हमने ये तो समझा कि 2009 में ये कन्वेंशन आया, लेकिन साथ ही साथ हमने बोला कि ये कन्वेंशन अभी तक एनफोर्स नहीं हुआ है या इंप्लीमेंट नहीं हुआ. सो इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन इन नवंबर 2019. सो लास्ट ईयर नवंबर में इंडिया इसका सिग्नेटरी था, और ये डेफिनेटली प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज इंडिया ने पहली बार इसको साइन किया इस कन्वेंशन को. So India became a member of this particular convention. India signed this convention. तो इसके लिए 3 कंडीशन थी. इस कन्वेंशन को एनफोर्स करने के लिए मेजरली 3 कंडीशंस हैं. वन इज द नंबर ऑफ पार्टीज. नंबर ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है कि कितनी कंट्रीज इस कन्वेंशन की मेंबर बनेंगी. ओके, सो द मिनिमम नंबर इज 15. कि इस कन्वेंशन को एनफोर्स करने के लिए उसमें कम से कम 15 मेंबर होने चाहिए. इस कन्वेंशन को 15 मेंबर्स ने इसको साइन किया होना चाहिए. दिस इज ए रिक्वायरमेंट. और अभी स्टेटस क्या है, दैट 15 मेंबर बिकेम द मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस कन्वेंशन. और 15th मेंबर कौन था? इंडिया. तो इंडिया के ज्वाइन करने के बाद ये कंडीशन तो इंप्लीमेंट हो गई, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टीज. नाउ this condition has been satisfied.
after joining India. But there are other two conditions also. One is the gross tonnage of merchant shipping. Okay. ग्रोस टनेज का मतलब कि एक साल के अंदर उन जो 15 कंट्रीज हमने ऐड किए, जो 15 कंट्रीज के मेंबर बनी है, सारी कंट्रीज का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है. ओके, ग्रोस टनेज ऑफ मर्चेंट शिपिंग, कितने शिपिंग जितने पूरे वर्ल्ड में जो उनकी शिप ब्रेक हो रही है, जितना पूरे वर्ल्ड में शिप की रिसाइकलिंग हो रही है, उसमें से इन कंट्रीज का जो कि इस कन्वेंशन के मेंबर है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है. सो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 40%, और इंडिया के ज्वाइन करने के बाद ये कंट्रीब्यूशन हो गया अराउंड 30%, इनफैक्ट मोर देन 30%. ओके, ये कंडीशन अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, बिकॉज कम से कम कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए था 40%. और जो बाकी जो हमने कंट्रीज पढ़ी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 5 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड टर्की, ये 5 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन 98% है वर्ल्ड में. बट ये जो 4 बाकी इंडिया के अलावा जो बाकी 4 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, टर्की, इन्होंने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है, जो 15 कंट्रीज यहाँ पर साइन की. बिकॉज इंडिया के अलावा जो बाकी 4 कंट्रीज हैं, पहले इंडिया भी नहीं था, तो ये तो सिर्फ एक तरह से नाम का कन्वेंशन था. बिकॉज इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग होती है, जैसे कि इंडिया, चाइना, यदि इंडिया चाइना भी साइन अप कर दे, डेफिनेटली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. So recycling tonnage in past 10 years. तो लास्ट 10 years में कितना, ये तो था कि एनुअली, ये था लास्ट 10 years में कितना रिसाइकिल हुआ, उसमें कम से कम कंट्रीब्यूशन 3% होना चाहिए. ये कंडीशन मेट हो गई है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है. So only this condition has not been satisfied. That is why this convention has not been forced. Okay. लेकिन यस, ये जो कंडीशन है नंबर ऑफ पार्टीज वाली, ये सेटिस्फाई हो चुकी है. सो ओनली दिस कंडीशन हैज बीन नॉट satisfied, एंड दैट इज व्हाई दिस कन्वेंशन इज नॉट फोर्स्ड. ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, टर्की कंट्रीब्यूट 98% ऑफ रिसाइकलिंग. बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान एंड इनफैक्ट टर्की हैव नॉट येट साइन्ड. India is the leader in global ship recycling industry with a share of so I think there was a connection problem. So ये कहाँ तक आप लोगों को थोड़ा लैग ज्यादा है इसमें.